हाय गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, आर एस स्टडी अड्डा पर। मैं आपका दोस्त आकाश कुमार आज फिर से लेके आया हूँ केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट 2023 के लिए कुछ प्रश्न। पिछले साल के कुछ प्रश्न लेके आया हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर। साथियों, चलते हैं अपने सब्जेक्ट पर, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर। और पहला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, इसको जूम करते हैं और सॉरी जी। क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपकी स्क्रीन पर, इसको पढ़िएगा और सही आंसर देने की कोशिश करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक संदर्भ, ऑप्शन नंबर 3 संवेग, ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा शास्त्री उपागम। बताएंगे सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है, ए है 1 2 4, ऑप्शन नंबर बी है 1 3 4, ऑप्शन नंबर सी है 2 3, ऑप्शन नंबर डी है 1 2 3 4। क्या है इसका राइट आंसर? सही सही बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या है होगा, बताएंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। चलिए दोस्तों, सभी लोग बताएंगे राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। थोड़ी सी प्रॉब्लम है गले में, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। विद- थोड़ा सा दोहरा है। विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को इन ऑप्शनों में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है, छात्रों को केवल यंत्रवत रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, संकल्पों के वार्तालाप, उदाहरण और गैर उदाहरणों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, अध्यापन की व्याख्यान विधि पर ही सीमित रहना चाहिए। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है? निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है?
ऑप्शन नंबर एक, आत्मा सॉरी आत्म आत्म परितोषण, बाह्य अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर सी, नगद पुरस्कार अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर डी, रुचि बाह्य अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बताएंगे सभी लोग। निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला हुआ युग्म है? आत्म परितोषण बाह्य अभिप्रेरणा, जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा, नगद पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा, रुचि बाह्य अभिप्रेरणा। कौन सा है इसमें से राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। 4 का जवाब देंगे, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 4? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में किसकी महत्वता पर जोर देता है? अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में डैश की महत्वता पर जोर देता है? किसकी महत्वता पर जोर देता है? ऑप्शन नंबर एक, पारस्परिक क्रियाओं। ऑप्शन नंबर बी, पुरस्कार दंड। ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकता। ऑप्शन नंबर डी, अनंत अन्नमय अटल शिक्षा शास्त्री उपागमों। क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है हुआ? बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर एक, परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य है। तो ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और इसमें अधिगमकर्ताओं की संलग्नता की जरूरत नहीं होती। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है। ऊपर के तीनों में से जो जो डी ऑप्शन है उसमें पॉजिटिव सोचने थिंकिंग मिल रही है, देखने को मिल रही है हम लोगों को। तो जहां तक है उसका आंसर ये है, डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा डी। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िएगा, इस पर विचार कीजिएगा। बच, बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। प्रव- प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। प्र- प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम वह होता है जो समझने पर जोर दे। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? देखिए सभी साथी, ऑप्शन इसके सॉरी। ऑप्शन नंबर ए, अभिमुखी। ऑप्शन नंबर बी, स्पर्धात्मक एवं व्यक्तिपरक। ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक प्रधान। ऑप्शन नंबर डी, सकारात्मक एवं सहयोगात्मक। इसका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे? इसका राइट आंसर ये है, सकारात्मक एवं सहयोगात्मक। डी। क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है?
प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए संकेत चित्र मूर्त सामग्री। ऑप्शन नंबर बी चित्र संकेत मूर्त सामग्री। ऑप्शन नंबर सी संकेत मूर्त सामग्री चित्र। ऑप्शन नंबर डी मूर्त सामग्री चित्र संकेत। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर? जल्दी से जल्दी बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मूर्त सामग्री चित्र कॉमा संकेत। ये होगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ेंगे। समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए उपकरणों सामग्रियों के परम परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान देकर। बी कह रहा है समस्याओं को मानक रूपों में मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके। ऑप्शन नंबर सी है समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। ऑप्शन नंबर डी है यंत्रवत याद करके। समस्या समाधान कौशलों को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? क्या है राइट आंसर इसका बताएंगे सभी लोग। उपकरणों सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान देकर, समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर या यंत्रवत याद करके। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सम, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे। बच्चों को बराबर यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है? बच्चों को बार बार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है? ये गंदी लगी है, गलत लग गई, चलो कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए बच्चे बच्चे अधिगम के प्रति अनप्रेरित या निष्प्रेरित हो जाएगा। सही है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी अधिगम की गति में तेजी आएगी। बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर सी बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित हो जाएगा। ये भी नहीं है। बच्चे के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। इसमें जो आंसर आपका निकल के आ रहा है इसमें यही है ऑप्शन नंबर 1 बच्चे अधिगम के प्रति अनप्रेरित या निष्प्रेरित हो जाएगा। बच्चा अधिगम अगर बच्चों को बार बार यह बोला जाए कि आप पढ़ने योग्य नहीं हो, आप कुछ करने योग्य नहीं हो, तो बच्चा निष्क्रिय हो जाएगा। वह काम करे आगे का कोई वर्क नहीं करेगा, वह नेगेटिव थिंकिंग में चला जाएगा। तो इसका आंसर यही सही होगा। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िएगा। अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताया है इसमें। ऑप्शन नंबर 1 अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, अधिगम कंटिन्यू चलता रहता है। ऑप्शन नंबर बी अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां प्रासंगिक होती हैं। प्रासंगिक होती हैं। अधिगम करोगे तो त्रुटियां होंगी। बिल्कुल। अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारकों पर आधारित होता है। हाँ ठीक है। अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनिरक्षीय रूप से नहीं। ये इसका राइट आंसर लग रहा है हमें। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या है इसका राइट आंसर। अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। ओके। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक हैं। अच्छा, अप्रासंगिक हैं। इसको
गौर नहीं किया आप लोगों ने, हम लोगों ने भी। मतलब अधिगम में त्रुटियां तो होती ही हैं भैया, अधिगम में त्रुटियां नहीं होंगी तो कैसे काम चलेगा, तो ये ही इसका राइट आंसर होगा। शिक्षा। अब क्वेश्चन नंबर 11। शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? ऑप्शन नंबर 1, केवल व्यावसायिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी, समावेशी शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी, अलगावी शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी, सम्मिलित एकीकृत शिक्षा। ऑप्शन क्या है क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताएंगे? दिव्यांग बच्चों की जो शिक्षा होती है वो कैसे दी जानी चाहिए? सभी को एक ही कक्षा में बिठाकर, या एक ही दिव्यांग बच्चों को अलग किया जाए, पढ़े लिखो जो ज्यादा नॉलेज रखते हैं उनको अलग किया जाए, जो लो क्वालिटी के हैं उनको अलग किया जाए, या सभी को एक साथ मिलाकर दिव्यांग बच्चों की कक्षा अलग अलग से लगाई जाए? नहीं होना चाहिए। दिव्यांग बच्चों की कक्षा भी समावेशी कक्षा के साथ ही होनी चाहिए, सभी लोगों के साथ बैठकर बच्चों को पढ़ाना है। टीचर को सभी बच्चों को एक साथ बैठकर पढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, केवल शाब्दिक रूप से। ऑप्शन नंबर बी, केवल दृश्य रूप से। ऑप्शन नंबर सी, केवल मौखिक रूप से। ऑप्शन नंबर डी, बहुल रूप से। इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षा को बताने के लिए, शिक्षा किसी चीज को सिखाने के लिए बच्चों को अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करने चाहिए, अलग अलग तरीकों से सॉल्यूशन देना चाहिए। बहुत सारे तरीकों से, एक तरीके से नहीं सीखेगा बच्चा, दूसरे तरीके से सीखेगा, तीसरे से सीखेगा। मतलब बच्चों को कई तरह तरीकों के बारे में जानकारी देनी चाहिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। तो बहुल रूप से इसका राइट आंसर होगा। ओके साथियों, अब क्वेश्चन नंबर 13 पर चर्चा करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों को सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? ये क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों को सफल समावेशन हेतु, इन छात्रों की सफल शिक्षा के लिए एक अध्यापक को किस प्रकार के शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए? अध्यापक को भेदभाव करना चाहिए? नहीं। अलगाववाद करना चाहिए? नहीं। समस्या पर आधारित बच्चों को पढ़ाना चाहिए? नहीं। समानता पर आधारित रहना चाहिए? ठीक है, चलिए विचार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? गुणज वैफल्य सीध तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? गुणज वैकल्पिक सॉरी गुणज वैफल्य सीध तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1,
गति विषयक आवश्यकता से। ऑप्शन नंबर बी दूसरों के प्रेरकों या इरादों को समझने में प्रभाविता से। सांगीतिक योग्यता से। गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? गुणज बेफल्स सीध तौर पर निम्न में से किससे संबंध है? मतलब गुणा भाग करना निम्न में से किस में आते हैं? गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनाई के तौर पर आते हैं। इससे गुणज से मतलब यही गणित से अंदाज लगा लीजिए। एक अंदाजा लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर एक अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन नंबर बी अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा। ऑप्शन नंबर सी लगातार अभ्यास और दोहराकर। ऑप्शन नंबर डी केवल अनुकरण द्वारा। क्या है इसका आंसर? बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? और वो अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा, लगातार अभ्यास और दोहरा कर, केवल अनुकरण करके। केवल नाम की एक चीज होती है जो ओनली हो, जिसको इंग्लिश में ओनली बोला जाए। अगर ये शब्द है कहीं पे तो इसको थोड़ा गौर कीजिएगा। सी टेट में केवल, नहीं, बच्चों, जिसमें बच्चे पे डिपेंड होंगे उसमें ज्यादा बोध किया जाता है। तो इसको थोड़ा, केवल जो शब्द है उस पर थोड़ा गौर करिएगा आप सभी लोग देख के। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है। भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं होता है। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? क्या सुझाव देते हैं लेव वाइगोत्स्की? भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, इसके बारे में सही आंसर दीजिएगा सभी लोग। इसका ऑप्शन नंबर एक में कहता है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास के साथ चलती है, को निर्देश करती है, देखती है। और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है। ऑप्शन नंबर सी भाषा और संज्ञान में कोई संबंध, ये तो हो ही नहीं सकता भाषा और संज्ञान में कोई संबंध ना हो। डी कह रहा है संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। संज्ञान भाषा से अलग कैसे हो सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। एक क्वेश्चन नंबर 17। एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह, इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह, कितना बड़ा कुत्ता है। उसने घोड़े को कुत्ता समझ लिया, घोड़े का संबंध कुत्ते से कर दिया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? आत्म आत्म साक्षात्करण या समावेशन, प्रतीकात्मकता, पदार्थ स्थायित्व या स्थगित अनुकरण। क्या है इसका राइट आंसर? आत्म साक्षात्करण या समावेशन, प्रतीकात्मकता। 17 का राइट आंसर क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा आत्म साक्षात्कार या समावेशन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 18? क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? जो नीचे कथन दिए गए हैं इसमें से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1, बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत भिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी, एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है। ऑप्शन नंबर डी, बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। क्या हुआ राइट आंसर इसका? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। लेव बायकोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? ऑप्शन नंबर 1, समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना। ऑप्शन नंबर बी, गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना। ऑप्शन नंबर सी, समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना। ऑप्शन नंबर डी, प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 20, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग-अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो क्या है? जो सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, सही है। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे, बच्चे के सीखने के तरीके से संबंधित ना हो, आकलन के अलग-अलग तरीकों पर आधारित हो। क्या है इसका राइट आंसर? आकलन के अलग-अलग तरीकों पर आधारित हो, मतलब सभी बच्चों को अलग-अलग तरीके से सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या चरण के समरूप है? निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या चरण के समरूप है? समान रूप है या समरूप है, एक ही बात है। ऑप्शन नंबर 1, जन्म से 2 साल। ऑप्शन नंबर बी, 2 से 7 साल। सी, 17 से 11 साल। और डी, 11 साल से ऊपर। ये 17 नहीं होगा, 7 होगा मे बी। अरे, कहाँ गया कलर? ये होगा 7 से 11 साल और 11 साल से ऊपर। 21 का।
21 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है? पुस्तकें और पत्रिकाएं, निकटस्थ परिवार, माता पिता का कार्यस्थल या अस्पताल के कर्मचारी। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है? प्राथमिक कारक क्या है सामाजिकरण का, ये बताइए। पुस्तकें और पत्रिकाएं। सबसे पहले पुस्तकें और पत्रिकाएं तो आती नहीं है। निकटस्थ परिवार, यही रहा है। जहाँ परिवार है वहाँ बच्चा सबसे पहले सीखता है। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, ज्ञान की सक्रिय संरचना को, किसी भी किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को। बी कह रहा है ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। सी कह रहा है किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को। ये है कि किसी भी तरीके से पाठ समाप्त हो जाए, बच्चों के समझ में आए ना आए, मेरा पाठ समाप्त हो जाए। ठीक है भैया। और डी कह रहा है आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को। नहीं, बच्चों को दंड तो नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया। अरे आपके पास ज्ञान है तो आप बच्चों को कैसे भी समझा सकते हो। अगर ज्ञान नहीं है तो फिर तो ऑप्शन एक ही रहता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर एक, जेंडर सशक्तता। ऑप्शन नंबर बी, जेंडर पक्षपात। ऑप्शन नंबर सी, जेंडर प्रसंगिता। ऑप्शन नंबर डी, जेंडर धमकी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः बच्चों से सवाल कर रहा है, लड़कों से सवाल कर रहा है, लड़कियों से नहीं। तो जेंडर पक्षपात की बात कर रहा है ना ये। भाई क्रिकेट तो लड़कियां भी खेलती हैं, अब तो बहुत सारी लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं। तो जेंडर पक्षपात की क्यों बात ही कर रहे हैं ये लोग? तो आंसर भी यही होगा। क्वेश्चन नंबर 25। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन नंबर एक, आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव को। ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। ऑप्शन नंबर सी, सामाजिकरण के जीव परिस्थितिकी मॉडल को। ऑप्शन नंबर डी, अभिप्रेरणा पर आरोपण रूप के प्रभाव को। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्य रूप से किसकी व्याख्या कर रहा है? संज्ञानात्मक विकास संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। क्वेश्चन नंबर 26। अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे इस्तेमाल करने चाहिए। अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे इस्तेमाल करने चाहिए। ऑप्शन नंबर एक, जिसमें संकल्पों का प्रगटीकरण जटिलता से सरलता की ओर हो। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी, चिंतन को प्राथमिकता दे। ऑप्शन नंबर सी, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध योजना को महत्व दे। सॉरी, मैं इस शब्द को थोड़ा मॉडिफाई नहीं कर पा रहा था, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ऑप्शन नंबर डी, जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंद्विता रूपी संस्कृति पैदा करे। क्या है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। मतलब अधिगम करते समय विकल्पों को अधिक से अधिक खोजने की कोशिश की जानी चाहिए। तो यही इसका राइट आंसर होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 27। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार
सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? जी बताएंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दोहराता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रथा पूर्व चरण, ऑप्शन नंबर बी अमूर्त संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन नंबर सी प्रथागत चरण, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रथागत चरण चरण क्या है राइट आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 27 का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रथा पूर्व चरण। क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा कब होती है? ओके। एक प्रगतिशील कक्षा कब होती है? ऑप्शन नंबर 1 केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देना, नहीं। ऑप्शन नंबर बी अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना, ऑप्शन नंबर डी अंक उन्मुख करना, ऑप्शन नंबर डी अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर आधारित होना। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर बी अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपकी स्क्रीन पर 29 क्वेश्चन नंबर 29। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? बताएंगे सभी लोग। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर 1 केवल आनुवंशिकता से, ऑप्शन नंबर बी केवल पर्यावरण से, ऑप्शन नंबर सी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, ऑप्शन नंबर डी न आनुवंशिकता से न पर्यावरण से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसको सभी जानते हैं। बच्चों में भाषा विकास प्रभावित होता है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। अगर बच्चे का पर्यावरण और आनुवंशिकी गुण सेम हैं तो ये बच्चे को प्रभावित करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा, ये गया आपकी स्क्रीन पर। बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है, सी ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डी विकास पूर्णतः संख्यात्मक और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। क्या है राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ये हैं आज तक के 30 प्रश्न। साथियों अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू। थैंक्स अलॉट। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें आगे और भी वीडियो बना के डालता रहूं आपके लिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे हमको भी। तो साथियों सपोर्ट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।